There is anyone that can hear me? You can hear me. अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? इसके लिए वेक्टर पे पड़ा है आवाज़ आ रही है बेटा? लेक्चर नंबर। आपको आवाज़ आ रही है? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है आज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अगर मेरी आवाज़ कटे या आवाज़ ना आए तो बीच में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? वेट कर लें औरों का या स्टार्ट कर दें? मैम हमने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था, क्या आप वो रिपीट करवा देंगी? पहला लेक्चर रिपीट नहीं होगा, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास ग्रुप पर मौजूद है। आपको रिकॉर्डिंग देख लें, उसमें फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। मैम पर अब तक रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है किसी ने। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलें। मैम अब तक रिकॉर्डिंग एक भी नहीं भेजी है किसी ने। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको पिछले लेक्चर का पूछना है ना? पिछला लेक्चर जो है वो आपको रिकॉर्डिंग हुई हुई तो मिल जाएगी। आई गेस स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर 2 आपका क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स पर है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो और उसमें फिर हमने उनकी क्या दो ब्रांचिंग की थी हमने, कि एक जो है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और दूसरी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल 7 बेसिक क्वांटिटीज़ थी, उनको मिलाकर मज़ीद जो नई क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो, मज़ीद दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है? स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर का मतलब होता है कोई भी ऐसी क्वांटिटी
क्वांटिटी क्वांटिटी बार बार बोल रहे हैं। अगर आपके जहन में ये बात नहीं समझ में आ रही, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम क्वांटिटी किस चीज़ को कह रहे हैं, तो आप यहाँ पूछें साथ साथ। ठीक है, क्वांटिटी से मेरे मुराद ये है कि स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस, इस तरह की चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं, इसे क्वांटिटी कह रहे हैं। तो आपके पास ये जो स्पीड और प्रेशर और टेम्परेचर, इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, इनमें दो तरह की क्वांटिटीज़ होंगी, स्केलर होंगी, वेक्टर होंगी। स्केलर वो होंगी जिनका कोई मैग्नीट्यूड होगा या फिर जैसे आप कहते हैं कोई नंबर वैल्यू होगी जिसमें उनको मेजर किया जा रहा होगा, और साथ में उनका कोई यूनिट भी होगा जो कि उसकी नेचर बताएगा। ये लास्ट लेक्चर का पार्ट है। लेकिन उनके पास किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। आई वॉन्ट यू पीपल टू पार्टिसिपेट टू टेल मी द एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स मुझे बताइए, ऐसी कौन सी क्वान्टिटीज़ होती हैं जिनको आप मेजर तो कर सकते हैं। और जी, यूट्यूब पर वीडियो है, ठीक है। आप पूनम, आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा बेटा। आप मुझे ऐसी क्वांटिटीज़ का नाम बताइए जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिनको आप मेजर तो कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप लोग बोल रहे हैं तो काइंडली अपने माइक करीब कर लीजिए। आई कैन नॉट हियर यू पीपल। जी एग्जैक्टली, प्रेशर हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, इसी तरीके से वॉल्यूम भी हो गया। सही है, ठीक है। इन सब चीज़ों की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ एग्जाम्पल के आगे मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है, यू कैन ऐड दीज थिंग्स। फिर आ जाते हैं वेक्टर की तरफ। वेक्टर, उसका ऑपोजिट अगर आप लें कि ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर उसको हम मेजर करें तो कितना है, 5 है, 10 है, 15 है, नंबर वैल्यू, ठीक है, वो तो होगी। साथ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए, उसके साथ यूनिट्स भी होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन साथ में कोई डायरेक्शन भी होगी। और इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है। वेक्टर की कोई एग्जांपल आपके ध्यान में आ रही है सर। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज। जी अब आ रही है। जी, मैं पूछ रही हूँ कि वेक्टर की कोई एग्जांपल है आप लोगों के ध्यान में। मैं बता देती हूँ, चलें। वेक्टर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फोर्स हो गया, फोर्स यानी जब आप लगाते हैं, फोर्स इज सम काइंड ऑफ एजेंट। जब लगाई जाती है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, आगे पीछे मूव करती है, या उसके अंदर कोई चेंज आता है। फोर्स किसी चीज़ पर लगाई जाएगी तो ऑब्वियसली वो किसी डायरेक्शन में लगाई जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, वेट। वेट हमें पता है नीचे की तरफ हमेशा एक्ट कर रहा होता है, सही है। इसके अलावा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, वेक्टर्स में आ जाएंगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल का डब्बा डब्बा तो नहीं है यहाँ पे कोई, लेकिन ये एग्जाम्पल वाली जगह खाली है और ये आपने खुद ही पुल करनी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। मैम आपकी आवाज कट हो रही है। मेरी आवाज़ कट हो रही है, अब ठीक आ रही मैम अब क्लियर है। है ना। पता नहीं क्यों कट रही है, सॉरी। अच्छा, फिर हमें देखना है वर्किंग विद वेक्टर्स। स्केलर्स तो नॉर्मली हम ट्रीट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैथमेटिक्स के नॉर्मल ऑपरेशंस डील किए जाते हैं, वैसे ही स्केलर क्वांटिटीज को आप डील कर सकते हैं। लेकिन आप वेक्टर्स पे आ जाएं तो इनका थोड़ा सा हिसाब डिफरेंट होता है, जस्ट ड्यू टू देयर डायरेक्शंस। तो हमें पहली चीज़ क्या पढ़नी है, वेक्टर एडिशन पढ़ना है, ठीक है। तो उसके आपके पास कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। हेड टू टेल रूल है, पैरेललोग्राम मेथड है, लॉ ऑफ कोसाइंस है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है। ये 4 मेथड हैं आपके पास।
और स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हेड टू टेल रूल से। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं, आपके पास दो वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दिख रहा होगा एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, सही है। एक आपके पास है वेक्टर ए, ये ऑरेंज कलर का, और ये दूसरा है वेक्टर बी, ब्लू कलर का। हेड टू टेल रूल आपसे कहता है कि आपके पास अगर जितने भी वेक्टर्स हैं, आप उसमें से कोई पहला वेक्टर चूज करें, फिर दूसरा वेक्टर चूज करें, पहले वाले वेक्टर के सर पर, यानी ये जो एरो वाला पार्ट है ना, हेड है इसका, इस पर आप रखें दूसरे वेक्टर की टेल। अब टेल और हेड का क्या कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ये एरो हेड है इसे हेड कहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है इस एरो का उसे टेल कहते हैं। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की आप क्या रख दें, टेल रख दें, और फिर पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड तक एक एरो ड्रॉ करें, सही है। ये आपको दिख भी रहा होगा इसमें। तो ये जो चीज़ आएगी ना, जो ग्रीन कलर का एरो है, इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट, यानी ए और बी जो वेक्टर्स थे वो आपस में ऐड हो चुके हैं, और ये आपके पास क्या आ गया है, एक अदर रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। ए प्लस बी का रिजल्ट आ गया। जो रिजल्ट आया है आप उसे अगर गौर से देखें तो वो खुद भी एक वेक्टर है, वो खुद भी एक वेक्टर है, तो उसकी भी कोई डायरेक्शन है। अब अगर वेक्टर की वापस से बात करें तो वेक्टर की जो एरो से शो करते हैं ना जब हम, तो एरो की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और जिस तरफ इस एरो ने मूव किया हुआ होता है वो उसकी डायरेक्शन बताता है, सही है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी। ये ग्राफिकल मेथड है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपके पास दो तरह के मेथड हैं, ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल, तो ये पहला ग्राफिकल मेथड था। फिर आप नेक्स्ट आ जाएं पैरेललोग्राम मेथड पे। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, हम वही वाली अरेंजमेंट करते हैं कि पहले वेक्टर के सर पर दूसरे वेक्टर की टेल उठा के रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम दूसरा काम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। वो क्या करेंगे कि अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो ये ऐसा लग रहा है कि आधा पैरेललोग्राम हो। तो हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये वेक्टर बना हुआ है सेम ऊपर ऐसे वेक्टर बनाया, जैसे ये वेक्टर बना हुआ है सेम इस तरह से यहाँ वेक्टर बना लिया, ठीक है। एक पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट कर लिया। पैरेललोग्राम के डायगोनल पॉइंट्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट से लेके डायगोनल में उस पॉइंट तक आप जाएं, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपको क्या शो करेगी, रिजल्टेंट शो करेगी, यानी ए प्लस बी आपके पास आंसर आ गया। ये पैरेललोग्राम मेथड है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएं लॉ ऑफ कोसाइंस पर। लॉ ऑफ कोसाइंस कब आप अप्लाई करेंगे, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, कॉल इट ए एंड कॉल इट बी, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे यही वाले दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। और उनके दरमियान कोई एंगल है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, और उनके दरमियान कोई एंगल है जिसको हम शो कर रहे हैं थीटा से, ठीक है। तो आपने सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, दैट इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये जो बार्स हैं ये क्या शो कर रही हैं, मैग्नीट्यूड, और ये जो आर के ऊपर आधे सर वाला एरो है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आर इज सम वेक्टर क्वांटिटी। हर वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर आपने ये बार इस टाइप का लगाना होता है, एरो लगाना होता है, ताकि पता चले कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो बार्स लगा देते हैं साइड में, इससे पता चलता है कि अंदर जो भी चीज़ है उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इसकी नंबर वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया, रिजल्टेंट की नंबर वैल्यू कैसे मिलेगी, अंडर रूट के अंदर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई किया है 2 से, और ये क्या है कॉस थीटा, क्योंकि ये कोसाइन लॉ था, तो आप थीटा के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रहे होंगे वो कौन सा होगा, कॉस होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में कोई मसला है, नो मैम। ये फॉर्मूला समझ में आया है या इसमें कोई मसला है, नहीं मैम, समझ आ गया है। समझ आ गया।
ठीक है, सिंपल आपने ये यूज़ करना है। आपको ए और बी की वैल्यूज़ गिवन होंगी, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। बस जहन में क्या रखना है कि ये ए बी और ये सब जो है ये मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है, और रिजल्ट में भी आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखें ऊपर वाले मेथड्स में, तो यहाँ आपको वेक्टर खुद मिल रहा था एज एन एरो फॉर्म। सही है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा रिजल्ट में। आपके पास एक थीटा यानी एंगल भी होना चाहिए उनके दरमियान का। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, इसी फॉर्मूला के कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है, टेक नोट्स करके मैंने लिख दिया है। इफ़ एंगल इज़ ज़ीरो, इस फॉर्मूले में अगर आप देखें थीटा की जगह अगर हमारे पास क्या आ रहा हो, ज़ीरो आ रहा हो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये कैसी बात है। अगर आप लोग कैलकुलेटर्स लेके बैठे हैं, और अगर नहीं लेके बैठे हैं तो आप लोग अगर बहुत जीनियस मैम बच्चे हैं cos जीरो इज इक्वल टू वन उनके इज बेसिस में इसलिए ये छोटी मैक्सिमम है। चीज़ें आप लोग के जहन में होगी कि cos जीरो इज 1। cos जीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब cos जीरो 1 के बराबर होता है तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिंपल ऐड हो जाएंगी। 1 इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म रिटर्न हो जाएगी, और ये सब ऐड हो जाएगा। सिंपल आपके पास कुछ कटौती वटौती नहीं हो रही, सिंपल एक मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर एंगल इज़ 180 यानी थीटा की जगह 180 आ जाए, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज 180 इज़ -1। सही है, cos 180 इज़ -1, जिस तरह cos 0 1 होता है, 180 -1 होता है। मेरे ख्याल में ये बात सही से बता देनी चाहिए। अगर हम इस तरह ड्रॉ करें तो यहाँ होता है 0 डिग्रीज और यहाँ होता है 180 डिग्रीज। समझें कि ये एक डी है आपका, तो ऐसा वाला डी होता है ना जो, ये डी है। ठीक है, 0 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज। कॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है मैक्सिमम, और यहाँ क्या होती है, -1 होती है यानी कि मिनिमम। सही, तो जब आप यहाँ पे कॉस की वैल्यू डालेंगे तो ये फैक्टर इसमें से माइनस हो जाएगा और आपके पास एक छोटी वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे रिजल्टेंट इज मिनिमम। ठीक है, तो इस मेथड में इतना ही था। फिर आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मेथड में। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मेथड, जब आपके पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं और आपको उनके लिए काम करना होता है, तो आप क्या करते हैं कि सबका एक्स कंपोनेंट उठा के सबका वाई कंपोनेंट उठा के स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देते हैं, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाता है। ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वाली बात क्या है, अगर हम यहाँ देखें कि ये एक वेक्टर है आपके पास, इसका ये प्रोजेक्शन आ रहा है ऐसे, और यहाँ आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो आप देखें एक्स एक्सिस पे इस वेक्टर ने इतना हिस्सा कंज्यूम किया है, तो हम कहेंगे अगर इस वेक्टर का नाम है एफ, तो ये वाला हिस्सा पूरा कहलाएगा एफ एक्स, यानी एफ का वो पार्ट जो कि एक्स एक्सिस पर कंज्यूम है। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हाइट इसने वाई पे कवर की है। सही है, तो हम कहेंगे दिस इज एफ वाई, और यहाँ ये एंगल बना रहा है इस तरीके से थीटा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट और ये हो गया वाई कंपोनेंट। आपके पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो आप सबके एक्स कंपोनेंट्स आपस में ऐड करवा दें, स्क्वायर कर दें, सबके वाई कंपोनेंट्स आपस में ऐड करवा दें, स्क्वायर कर दें, और ऐड करके रूट ले लें, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी सारे वेक्टर्स को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा। इसी तरह फिर आपको डायरेक्शन निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स करके, ये आप लोग को याद होगा मैट्रिक में आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x करके समथिंग इस तरह। तो ये वही काम हुआ है, सिंपल सारे कंपोनेंट्स को पहले ऐड अप करवाया है। तो इसकी शक्ल कैसी बनेगी, इसकी शक्ल बनेगी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई, यानी y का रिजल्टेंट अपॉन आर एक्स, एक्स का रिजल्टेंट। इनको आप करेंगे डिवाइड, तो आपके पास प्रॉपर फिर जो वेक्टर आ रहा है ना रिजल्ट में, उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। थीटा इज एक्चुअली रिलेटेड टू डायरेक्शन। यहाँ तक की बात क्लियर है, ये चार मेथड्स क्लियर हैं सबको, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, पता नहीं कितने लोग मौजूद हैं।
ओके फाइन, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अगर मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे ये पूरा आपको दे दिया जाएगा, मैं ये डॉक्यूमेंट भी आपको सेंड कर दूँगी। आप बेशक फॉर्मूला वगैरह कहीं उतारे नहीं तो उसके लिए परेशान नहीं हो, फिर आप आराम से इसको उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट हमें क्या चीज़ पढ़नी है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितनी तरह के वेक्टर होते हैं। ओके थैंक यू। हमारे पास है नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स एंड ऑपोजिट वेक्टर्स। नॉर्मली आपको ये इक्वल और ऑपोजिट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें एक मिसिंग है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सही है, तो ये याद रखना है हमें कि नेगेटिव हमें ऐसे डिस्कस करना है। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर इज एनी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो। मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा क्या मतलब है, यानी उसकी जो नंबर वैल्यू हो वो ज़ीरो हो। अगर मैं यहाँ एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ और मैं कहना चाह रही हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वेक्टर है, तो ये जो 2 है ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, तो ये नंबर वैल्यू है। इसी तरह कोई वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, अब ये वेक्टर नहीं है, लेट मी इरेज इट। अब बार हम लिख रहे हैं एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 सेंटीमीटर, तो आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, सही है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, इसकी नंबर वैल्यू 0 है, तो नल वेक्टर ऐसे वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? पोजीशन वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जो किसी भी वेक्टर की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है, सही है। और दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज समवॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन किसे कहते हैं? हमने ऊपर यहाँ पे एक ग्राफ बनाया था, ये तो इसमें जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को कट करें जिस पॉइंट पे, इसको आप कहते हो ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ से अगर वेक्टर शुरू हो रहा होगा ना ओरिजिन से, तो उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। फिर क्या है आपके पास, फ्री वेक्टर, उसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्री है वो, बिल्कुल जहाँ उसका दिल चाहेगा वो होगा। तो वो कह रहे हैं इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर बट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा वो किसी भी जगह से स्टार्ट हो सकता है। एक चीज़ हमें देखनी है कि पोजीशन वेक्टर को आप लिखोगे कैसे। पोजीशन वेक्टर को आप ऐसे लिखोगे, किसी पॉइंट की किसी वेक्टर की पोजीशन डिफाइन कर रहा है ये, आर इसका सिंबल है पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, आर इज द सिंबल ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन अगर आपकी है 3D स्पेस में, ये एक्स वाई और ये एक मसला है, यहाँ होना चाहिए जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड, 3D स्पेस ड्रॉ करके देखना है। इसे कह लें आप x, इसे कह लें आप y, इसे कह लें आप z। वैसे तो आप किसी को भी x y z कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मुझे ये इतना अच्छा ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, इसकी बहुत अच्छी मिसाल ये है कि आप अगर अपने घर में बैठे हुए कमरे में, तो अपने कमरे की छत का कोना देखें जहाँ से 3 लाइन्स एक साथ निकल रही होंगी, इसी टाइप का कुछ बन रहा होगा, तो वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक को x कह लें, एक को y और एक को z, ठीक है। तो आप 3D स्पेस में अगर कोई पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ होगी पोजीशन उसकी, यानी फॉर एग्जांपल दिस इज सम पॉइंट, तो इसकी x में भी लोकेशन है, इसकी y में भी कुछ लोकेशन है, इसकी z में भी कुछ लोकेशन है, तो x y z जो है इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन नॉर्मली जब आप x यहाँ पे, तो हमने वैसे ही x लिखा हुआ है ना जनरल फॉर्मूला के तौर पे, यहाँ पे x नहीं लिखा जाएगा। जब आप वाकई कोई असली वाला पोजीशन वेक्टर लिख रहे होंगे ना, तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा। मुझे आवाज़ आ रही है, वो बात मुझसे की जा रही है। हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, यानी ये सब सिंबल है आपके। नेक्स्ट डालते हैं नंबर, यानी कि मैग्नीट्यूड, दिस एक्स वाई एंड जेड इज शोइंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। व्हाट इज दिस आई जे एंड के, आई जे एंड के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, वो ऊपर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आई जे और के का ताल्लुक एक्स वाई जेड से ही है। अगर आप किसी ऐसे वेक्टर को शो कर रहे हैं, किसी पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं जो एक्स पर है, तो आप उसको मैग्नीट्यूड के साथ आई लगाएंगे ताकि पता चल जाए कि वो एक्स से रिलेटेड है। वाई के लिए आप जे लगाएंगे ताकि पता चल जाए वो वाई से रिलेटेड है, और जेड के साथ आप के लगाएंगे जेड के मैग्नीट्यूड के साथ ताकि पता चल जाए कि वो जेड से रिलेटेड है, ठीक है।
आप ऐसा नहीं मैम बहुत कि आई के मैम बहुत शोर हो रहा है, सब लोगों को बोल दे म्यूट कर दे। आप में से अगर कोई मुझसे बात करे तो काइंडली चैट पे लिख दीजिए, मुझे आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही। कोई कुछ कह रहा है? जी मैं भी यही कह रही हूँ कि बीच में आवाज़ आ रही है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या वो आवाज़ मेरे लिए आ रही है? हाँ, आप अगर किसी का माइक खुला हुआ है तो काइंडली वो म्यूट कर दें, थैंक यू। सही है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि एक्स, वाई और जेड, आई, जे और के की यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है, या आपको इसको कैसे याद रखना है। आपने बस ये याद रखना है कि आप ये जो 2i लिखा है ना बेटा, बस आप ये समझ जाएं कि ये x डायरेक्शन की बात हो रही है, 3j लिखा है तो ये y डायरेक्शन की बात हो रही है, और 4k लिखा है तो ये z डायरेक्शन की बात हो रही है। और ये डायरेक्शन वाली बात कहाँ से पता चल रही है? i, j, k से। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स जो कि x, y, z को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वेक्टर के बाद नेक्स्ट हमारा क्या था? यूनिट वेक्टर ही था। पोजीशन वेक्टर कभी कोई कहे ना लिख के दिखाओ, तो बस ऐसे लिख के दिखा देना है आपको, सिंपल। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ थैंक यू वलीदा, माइक आपने बंद कर दिया, मुझे पता चल रही है बात। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। आपको पता है ना यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मीन्स 1, यूनिटी मतलब एक का, तो यूनिट मीन्स 1। तो ऐसा मैग्नीट्यूड, सॉरी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ये हम साबित भी करके देखेंगे, प्रूफ करके। सही है? फिर क्या है? इक्वल वेक्टर्स है। दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो तो उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। ऑपोजिट वेक्टर्स का क्या मतलब है? उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? ऑपोजिट होंगी। इसी बात को आप नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के साथ मिला सकते हैं कि अगर मैं कहूँ ये हमारे पास एक वेक्टर है, सही है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ -1 से, तो -1 से मतलब कि इसकी मैंने ऑपोजिट करवा दी है डायरेक्शन, तो ये इस तरह हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर। सही है। अगर इसका नाम था एफ, तो अब की बार इसका नाम हो जाएगा माइनस का एफ। बिल्कुल जैसा है ना, उसकी मिरर इमेज बनानी है, उसको पलटा देना है, बस जहाँ से है वो वहीं से। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? क्या क्या पूरा पेज गंदा हो चुका है वैसे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? टाइप्स ऑफ वेक्टर में किसी को कोई मसला है? नो मैम। शुड बी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। अच्छा, हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन तो पढ़ ली। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये रहा। कैसे लिखते हैं इसको? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बार है सिंपल, वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया मैग्नीट्यूड शो करने के लिए, और ये एरो ऊपर डालेंगे आप सिंपल के। अच्छा, तो ये आपके पास क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के ऊपर एरो नहीं होता है, उसके ऊपर हमेशा एक कैप होता है। यूनिट वेक्टर की पहचान ये होती है कि उसके ऊपर हमेशा एक कैप होता है, वेक्टर के ऊपर एरो होता है। सही है। अब अगर मैं आपको कोई वेक्टर दूं तो आप मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखा सकते हैं? जी मैम। सही है, फिर हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ जो जो हमने पढ़ी है उसकी हम छोटी छोटी कोई एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि कुछ रह गया हो तो वो वहीं कवर हो जाए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल, ये आपको याद होगा। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स पे। यानी ऊपर हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था, अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास कितने तरह की है? मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मेरी इस राइटिंग के साथ बस आप एडजस्ट कर सकें तो कर लीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन आपके पास दो तरह की है।
एक में आपके पास रिजल्ट स्केलर आएगा और एक में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ऑब्वियसली ये मल्टीप्लिकेशन कोई आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है बल्कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एक में रिजल्ट स्केलर आ रहा है, एक में वेक्टर आ रहा है। जिसमें रिजल्ट स्केलर आ रहा है उसे आप कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, और जिसमें आपके पास रिजल्ट वेक्टर आ रहा है उसे आप कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके देख लेते हैं चीज़ें। डॉट प्रोडक्ट में क्या है आपके पास, तो आपको दिखा रहे हैं दिस इज सम वेक्टर। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो शायद आपकी मुश्किल आसान हो जाए, सही है। और ये A1 A2 A3, अगर मैं इसको AI प्लस AJ प्लस एक के कर दूं तो अब मेरे ख्याल में ये अंडरस्टैंडेबल है। दिस इज समवॉट एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट, तीनों कॉम्पोनेंट्स को ऐड अप करके आपको कंप्लीट वेक्टर मिलेगा। पोजीशन वेक्टर में भी हमने ये बात पढ़ी है कि आप कोई वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो सेम यही काम उन्होंने किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो सेम फॉर बी, BI BJ BK, ये दो वेक्टर्स हैं A और B। इसके सर पे भी आधा एरो बना दें आप, इसके साथ IJK लगा लें, IJK के ऊपर छोटे छोटे गैप लगा लें, उल्टा B जैसे गैप, सही है। अब वो कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालेंगे कि आप AI को BI से मल्टीप्लाई कराएं, AJ को BJ से मल्टीप्लाई कराएं, AK को BK से मल्टीप्लाई कराएं, बिल्कुल ऐसे। मैंने IJK कर दिया, यहाँ पर नोटेशन 1 2 3 की है, तो A1 is to B1 is to be multiplied with B1, A2 is to be multiplied with B2 and so on for A3 and B3। और बीच में कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, वो मैंने ऊपर आपको रिप्लेस करवा दिया। कॉमा लगा हो तो आपने परेशान नहीं होना है, वो सिर्फ एक नोटेशन है। ठीक है, तो A डॉट बी का रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरह आया। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर कोई IJK नहीं लगा हुआ। IJK नहीं लगा हुआ का मतलब ये कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है, इट इज स्केलर फॉर्म। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ है उसका एक रीज़न है। यूनिट वेक्टर्स की जो IJK की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ इस लेक्चर में आई गेस मिसिंग है। हम यहाँ लिख लेते हैं पहली साइड पे, यहाँ लिख लेते हैं I डॉट आई डॉट प्रोडक्ट, आई का डॉट प्रोडक्ट आई से जो होगा वो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, 1। इसी तरह J का जो डॉट प्रोडक्ट होगा J के साथ वो रिजल्ट देगा 1। तो हम इसलिए डायरेक्ट हमने आई लिखने के बजाय हमने उसे I डॉट आई 1 कंसिडर कर लिया। I डॉट आई 1 क्यों आ रहा है, आप चाहें तो ये भी पूछ सकते हैं। I हमें पता है x डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, और इसी का प्रोडक्ट आ रहा है x डायरेक्शन के साथ, x डायरेक्शन विद अनदर x डायरेक्शन, दोनों की यही डायरेक्शन हो जाएगी। मैंने एरो के ऊपर एरो ड्रॉ कर दिया। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, ये दो एरोज जो मैंने ओवरलाइन ड्रॉ किए हैं इनके दरमियान एंगल क्या होगा, इनके दरमियान एक्चुअली कोई एंगल नहीं है, एंगल डिफरेंस क्या हो जाएगा इनके दरमियान 0। ठीक है, ऐसा ही है। और जब भी आप इसके लिए काम करेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए आई डॉट आई क्या हो गया, 1 हो गया। कैसे कही मैंने ये बात, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा फॉर्मूला क्या है, A डॉट बी, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई करवाइए दोनों के और आगे उनके दरमियान जो एंगल है कॉस के साथ वो लिख दीजिए। तो मैंने यही किया यहाँ पे, इनका कोई मैग्नीट्यूड तो था नहीं ना मेरे पास, तो मैंने कहा आई डॉट आई, सही है। इसका एंगल देखा, एंगल आ रहा था दोनों का 0, कॉस 0 इज़ 1। फॉर एग्जाम्पल इनका मैग्नीट्यूड भी अगर था 1, सही है, क्योंकि यूनिट वेक्टर से तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 डॉट 1 डॉट 1 क्या बना, 1। किसी को इस इतनी बड़ी कहानी जो मैंने सुनाई है इसमें मसला है या कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं पैदा हो गई है, आप लोग अपने माइक्स खोल के मुझे जवाब दे सकते हैं। क्लियर है, अच्छा मिशाल आपको क्लियर है, अरीबा आपको भी क्लियर है। ठीक है, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने देने की कोशिश की, वरना इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप ये रट्टा लगा लें कि आई डॉट आई हमेशा 1 आएगा, कोई आपसे कभी नहीं पूछेगा। तो ये दे नहीं जे डॉट जे 1 होगा, इसी तरह के डॉट के जो है वो 1 हो जाएगा, लेकिन आई का
जे या के के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा रिजल्ट देगा ज़ीरो में। क्यों? क्योंकि जब आप आई और जे की बात करेंगे तो जे इज़ फॉर वाई एक्सिस, आई इज़ फॉर एक्स एक्सिस, दोनों के दरमियान एंगल क्या है 90 एंड कॉस 90 इज़ ज़ीरो। तो आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, और मतलब इन सब में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एमसीक्यूज पॉइंट बता दूँ, अभी मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगी तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। सही है। अच्छा, ये देख लीजिए, यहाँ ये बात लिखी हुई है, ये फॉर्मूला है। अगर ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास, उसमें बीच में आपने बड़ा सा क्रॉस लगा देना है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, इनके मैग्नीट्यूड्स हैं ये, और आपके पास रिजल्टिंग एंगल जो है उसके ऊपर कौन सा फंक्शन लगेगा, साइन का फंक्शन लगेगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, बेसिक सा। ठीक है, करने का तरीका क्या है, ऊपर करने का तरीका हमने देखा कि इस तरह एक एक करके मल्टीप्लाई करना था, फिर ऐड करना था। यहाँ क्या तरीका है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो डिटर्मिनेंट फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे। आई के नीचे आपने एक्स कंपोनेंट्स डालने हैं, जे के नीचे आपने वाई कंपोनेंट्स डालने हैं, और के नीचे आपने जेड कंपोनेंट्स डालने हैं। ये वही, यही वाले A1 A2 A3 है। सही है, 1 2 3 इज शोइंग एक्स वाई एंड जेड। ये ऐसे कर लें तो शायद आपको और आसानी हो जाए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये सॉल्व करना आता है डिटर्मिनेंट? किसी को ये सॉल्व करने में परेशानी है तो मुझे बता दें, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। परेशान, इस जी का मतलब क्या है, परेशानी है या परेशानी नहीं है? चलें हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक रिव्यू हो जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ आई, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, गुड तरीका। इसको बस छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपका रिविजन हो जाएगा। और अंदर क्या लिखेंगे, ये ए वाई और बी वाई, फिर ए जेड बी जेड, और ये वाला हिस्सा तो आपको पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। फिर जे के लिए काम करेंगे, ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे, जे उतारेंगे, जे की कॉलम और जे का रो दोनों कट कर दिया, क्या बचा, ये ए वाला पार्ट बचा, और सॉरी एक्स वाला और जेड वाला। तो आप कैसे उतारेंगे, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। ठीक है, इस तरीके से प्लस का साइन, ऑल्टरनेट साइंस चलते हैं हमेशा, याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सही है, के बाद भी कोई होगा तो फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। के का कॉलम और के की रो काट दीजिए, आपके पास ये वाला हिस्सा बच जाएगा, इसको अंदर उतारें और इनको मल्टीप्लाई वगैरह करा के जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से रिजल्ट में एक नंबर आ रहा होगा और साथ में आई लिखा हुआ है, यहाँ से रिजल्ट में नंबर आ रहा है, साथ में जे लिखा हुआ है, फिर एक नंबर आ रहा है और के लिखा हुआ है। ठीक है, तो के आई और जे, ये तीनों की प्रेजेंस हमें क्या बता रही है कि आपके पास ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो एक्चुअली, अगर उसका नाम हम सी रख दें तो, या फिर ए क्रॉस बी ही रहने दें, तो वो क्या है बेटा, वो एक वेक्टर है, क्योंकि उसकी नोटेशन वेक्टर फॉर्म में आ रही है। ग्राफिकली उसको देख लें कि अगर आपका ये ए था, ये आपका बी था, आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो इसका जो रिजल्ट था वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा हमेशा जिसमें वो लाई करते थे। प्लेन का क्या मतलब है, एक सतह, फॉर एग्जांपल आप कह देंगे प्लेन बन रहा है, 2 डायमेंशन है ना इसकी, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ये प्लेन बन रहा है इस तरीके से। जो भी प्लेन है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो रिजल्ट आपका हमेशा जेड डायरेक्शन में होगा। अगर आपका प्लेन एक्स और जेड है तो रिजल्ट हमेशा वाई डायरेक्शन में होगा। उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा रिजल्ट जिसमें ए और बी दोनों वेक्टर्स आपके लाई करते हैं। बात यहाँ इस तरह लिखी हुई है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, तो बात क्लियर है तो
अब एक्सरसाइज के हवाले से देख लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे डिस्कस करनी है। जिस तरह हमने कहा था आई डॉट आई जे डॉट जे, ये वाली पूरी बात की थी, इसी तरह से बस आप मुझे बता दें कि आई डॉट आई का, आई क्रॉस आई का रिजल्ट क्या होगा, जे क्रॉस जे का, के क्रॉस के का, और फिर इसके अलावा बाकियों का। जल्दी से ही मुझे बता दें। ये मैंने गलती से लिख दिया, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसके रिजल्ट्स बता दीजिए मुझे जल्दी से, फिर हम इसे वाइंड अप करें। जी, आई क्रॉस आई का रिजल्ट ज़ीरो होगा, जे क्रॉस जे का भी ज़ीरो होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है, इस वजह से साइन थीटा की वजह से हो रहा है। अगर आई और आई के दरमियान हम देखें कि एंगल क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा, तो साइन ज़ीरो आपके पास क्या हो जाता है, ज़ीरो, तो पूरा क्रॉस का रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आप आई और जे को देखें, तो हमने अभी ये बात डिस्कस की कि अगर एक आपके पास x है, एक आपके पास y है, तो रिजल्ट हमेशा तीसरी डायरेक्शन में आएगा। तो i क्रॉस j का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, k होगा। सही, इसको लिख देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा k होगा। k और j का क्या होगा, ये बताए कोई मुझे। k और j का i होगा, लेकिन नेगेटिव का i होगा। सही है, क्योंकि डायरेक्शन मैटर्स। अब ये सब लोग ज़रा सही से कान वान खोल के ये वाली बात सुन लें कि आपने किस डायरेक्शन में चलना है। आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। आई से जे में जाएंगे तो रिजल्ट के आएगा, यानी आई क्रॉस जे इज टू के, जे क्रॉस के इज टू आई। सही है, यहाँ तक की बात करें। लेकिन अगर हम उल्टा चलें थोड़ा सा भी, आई क्रॉस के विल गिव यू जे, लेकिन नेगेटिव का जे। यानी आप ऐसे आएंगे ना जब, तो रिजल्ट आ रहा है के, ऐसे आएंगे तो रिजल्ट आ रहा है आई। ये बात समझ आ गई। लेकिन आई से आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस जे। के और जे का लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस आई। जे और आई का लेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस के। ठीक है, के और आई का लेंगे तो नॉर्मली इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो जे आएगा, लेकिन उल्टा आएंगे तो माइनस जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सबको? ये जो सर्कल सा बना के मैंने बताया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया है? ये बस अपने पास लिख लें और इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप जल्दी से देखते हैं एक्सरसाइज।
अच्छा, क्वेश्चन जो है मैं एक्सरसाइज के लिए आपके टेक्स्ट कर रही हूँ उसी चैट बॉक्स से, सही। इस सवाल में मैंने पूछा है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, पहली है 3 न्यूटन्स की, दूसरी है 4 न्यूटन्स की, और उनके दरमियान एंगल 90 है, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा। तब तक के मैं सफाई वगैरह कर लूँ यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की। 7 न्यूटन्स किस तरह आएगा। अगर हम फार्मूला, हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। हम जल्दी से देखते हैं कि हमें एंगल गिवन है और मैग्नीट्यूड्स गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला ना यूज़ कर लें। यहाँ पे ए को आप कंसिडर कर लें 3 न्यूटन्स और बी को कंसिडर कर लें आप, क्योंकि फोर्सेज आर एक्चुअली वेक्टर्स। तो 3 न्यूटन्स और 4 न्यूटन्स ए और बी की जगह रखें, थीटा की जगह 90 डाल दें और जल्दी से ज़रा सॉल्व करके बताएं यहाँ से आंसर क्या आ रहा है। यू नीड टू यूज़ दिस फार्मूला, लॉ ऑफ कोसाइंस। जी एग्जैक्टली 5 न्यूटन आएगा। ठीक है, बाकी सब लोगों को ये सवाल समझ में आ गया। बाकी लोग प्लीज़ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चैट बॉक्स में भेजा है मैंने। फाइंड एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, इनकी वेक्टर नोटेशन में वैल्यूज लिखी हुई है। आप मुझे बताइए इनके दरमियान का एंगल क्या होगा। बल्कि ये बताने से पहले आप मुझे बताइए कि आप इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे।
आप मुझे ये बताइए पहले कि आप कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं आपको सही डायरेक्शन बता दूँ। मैंने दूसरा भी क्वेश्चन भेज दिया है और मैंने उसको मार्किंग नहीं किया। अब पार्टिकल मूव से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं खुद ही बता देती हूँ। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वाले के लिए आपको यूज़ करना है डॉट प्रोडक्ट। ये बात सही है? 26.5, लेट मी चेक। इतना खतरनाक आंसर कैसे आ रहा है? चलो देखें, इसको सिंपल तरीके से देखते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप ये हमारा फॉर्मूला यूज़ करें, ये जो मैं सामने स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, ठीक है? ए डॉट भी आप कैसे निकालेंगे? ए डॉट भी आप सिंपल निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8, सही है? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 4 प्लस 18, आप साथ साथ जमा करते जाइए, मेरे ख्याल में 22 हो गया, ठीक है? फिर के मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 के, तो आपके पास प्लस का 2 आया, सही है? पहले 22 था और उसमें आप 2 ऐड कर लें तो आपके पास हो गया 24। ये क्या रिजल्ट आया है ए डॉट बी का? इस वाले हिस्से का रिजल्ट आपके पास आया है 24। फिर ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आपके पास 2, 3 और -1 है ना, तो आप ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये 3 है, कितना बनेगा? 4 और 9 और 8, 16 बनेगा, और यहाँ से रिजल्ट आएगा आपके पास 4 रूट लेने के बाद, सही है? इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा? बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? 16 प्लस 36 प्लस 4। ये 4 नहीं आएगा, ये मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी, ये अंडर रूट 14 आएगा, ठीक है? और इसको देख लीजिए, ये क्या आ रहा है? बी का आएगा अंडर रूट 56। मेरी जो कैलकुलेशन है ना, वो बहुत ही नाकाबिल एतबार है। यहाँ 27 आएगा। 31 आपका फाइनल रिजल्ट आया है।
अच्छा, मैं 1 मिनट चेक कर लूँ। आखिर में आपने ये किया होगा कि आपने कॉस इनवर्स लिया होगा, ये वाला रिजॉल्व किया है, इसका आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड में ले गए, और फिर आखिर में ये जो पूरी वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू के इस तरफ आपके पास सॉल्व होगी, उसका आपने क्या लेना है, कॉस इनवर्स लेना है। यही काम किया है। अच्छा, ऐसा करने से मेरा आंसर वैसे 38 आ रहा है। चलें, कोई मिस्टेक हो रही होगी, मुझसे हो रही होगी, हो सकता है। बहरहाल मेथड समझ में आ गया आपको? बाकी के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन r1, ये वाला सवाल देखें। अच्छा, आपने क्या तरीका फॉलो किया है इसको सॉल्व करने के लिए? आपने पहले किया होगा r2 - r1, ऐसा ही है। पहले आप करोगे r2 - r1, उसका आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है। फिर आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.D या F.R। तो आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है फोर्स का और जो भी आपके पास यहाँ से आंसर आया होगा उसका, तो आपके पास वर्क डन आ गया होगा। ठीक, इसी तरह किया है। जी बिल्कुल सही है, गुड। इसी टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनेंगे, जिसके लिए बस आपको थोड़ा सा हाजिर दिमाग रहना होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जैसे अभी हमने एक एप्लीकेशन वर्क डन की ली है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपसे टॉर्क पूछा जा सकता है। ठीक है, वो क्या होता है, एफ क्रॉस आर होता है। तो वहाँ आपको ये वाला मेथड यूज़ करना होगा, यानी एफ की सारी वैल्यूज़ आप इस जगह डालेंगे और r2 - r1 करके उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी सारी वैल्यूज आप इस जगह डालेंगे और फिर इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा होगा वो क्या होगा, टॉर्क होगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? टॉर्क वाली एग्जांपल समझ में आई है कि क्या कहा है मैंने?
ठीक है। एक और टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन की। अभी तक अगर आप देखें हमने किस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। पहला ऐसा था कि आपसे रिजल्टेंट पूछा जा सकता है। दूसरी टाइप क्या होगी कि आपसे पूछा जाएगा एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर बता दीजिए। तीसरा आपसे ये टॉर्क या वर्क डन के बारे में पूछा जाएगा क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट वाले पार्ट से। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है यूनिट वेक्टर्स वाले पार्ट से, तो वो एक डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल देखिएगा कि फॉर्म अ वेक्टर, आपने एक वेक्टर बनाना है। फॉर्म अ वेक्टर, एक वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड whose magnitude is equal टू वेक्टर ए, और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है आपके पास 3i2 6 आई प्लस 2j प्लस 6 ए। एक वेक्टर आपने बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो वेक्टर ए के, सॉरी ए के बाद इज इक्वल्स टू नहीं लग सका, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन वेक्टर बी के जैसी होनी चाहिए। सेवन क्या चीज़ है बेटा? आपने क्वेश्चन को गौर से देखिए, आपने एक वेक्टर बनाना है। कैसा वेक्टर होना चाहिए वो? जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो, हाँ ठीक है, अगर आप सेवन उस सेंस में कह रहे हो ना कि मैग्नीट्यूड ए का सेवन है, तो वो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सही है। और डायरेक्शन बी की देनी है, तो बी की डायरेक्शन देने का क्या मतलब? बी से आप कौन सा वाला पार्ट उठाओगे? ए से तो आपने मैग्नीट्यूड उठा लिया, बी से आप क्या उठाओगे? तो सिंपल ये है कि आप मैग्नीट्यूड लो ए का और उसको मल्टीप्लाई करवा दो यूनिट वेक्टर ऑफ बी से। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? उसकी डायरेक्शन दे रहा होगा और मैग्नीट्यूड आपके पास ए का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह वो वेक्टर आपका कुछ भी नाम रखते हैं एस, वो बन जाएगा। यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई आप लोगों को?
क्या समझ नहीं आया? लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसके पास मैग्नीट्यूड ए का हो और डायरेक्शन बी की हो। ठीक है, यानी एक नया वेक्टर आपने बनाना है, तो कॉल इट वेक्टर एस, जो कि आपके पास रिजल्ट में आएगा। मैग्नीट्यूड ए का हो, क्या मतलब कि आप मैग्नीट्यूड यूज करेंगे वेक्टर ए का। ठीक है, और डायरेक्शन बी की हो, तो डायरेक्शन किसी वेक्टर की कहाँ से पता चलती है? हमेशा उसके यूनिट वेक्टर से। ये वाला पार्ट हम देखते हैं। ये देखें, ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर देगा। तो हमने यूनिट वेक्टर निकालना है किसका? बी का। वो कैसे निकलेगा? बी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर लीजिए बी का, उसको मल्टीप्लाई कीजिए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर बनेगा जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा ए का और डायरेक्शन होगी बी। अब समझ आई ये वाली बात? ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं और क्लास को वाइंड अप करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।